चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टी बाय बैफ सेम 5 का टॉपिक सब्जेक्ट विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें एंटायर जीएसटी है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी 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 ये सरदर्द है बिजनेसमैन का। एक्चुअली सरदर्द तो नहीं है। टैक्स में इसका बेनिफिट उठाने आना चाहिए आपको बस, ठीक है। अब कोई भी बिजनेसमैन या तो वो गुड्स बेचेगा या तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, दोनों में से एक काम करेगा, या तो दोनों। सर गुड्स बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम बेच सकते हैं, दैट इज गुड्स। और उसके साथ सर्विसेज देने वाली कंपनीज आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कुछ कंपनी होगी जो गुड्स भी बेचती है, साथ में सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब गुड्स बेचेंगे मतलब मान लो टेलीविज़न, तो उसके साथ में आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वाटर प्यूरीफायर, तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों। अब वर्ड क्या दिया है? सप्लाई। अब यहाँ पे ना एक बिजनेसमैन गुड्स बेच रहा है और जीएसटी में अभी तक वो रजिस्टर नहीं है। गुड्स बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। इसे रजिस्टर कब करना होता है? जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे तो आप अपने बिल में जीएसटी लगाओगे नहीं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्टर होने के लिए कंडीशन दिया है, जीएसटी इज एप्लीकेबल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आपका टोटल सेल किस चीज का, फिर चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो या दोनों हो, अगर एक प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस करती है तो आप जीएसटी के दायरे में आ जाते हो, आपको रजिस्टर करना होगा। और एक बार आप रजिस्टर हो गए तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होगा हर महीने। फिर चाहे आपका सेल हो या ना हो, आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद में वो आपका अकाउंट भी बंद कर देंगे, पेनल्टी मारेंगे अलग रिटर्न फाइल ना करने का। बट यहाँ पे रजिस्टर किसको करना है? मान लो एक बिजनेसमैन मुझे पूछ रहा है कि मेरा इतना पर्टिकुलर अमाउंट का सेल हो रहा है, मुझे रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। तो मुझे दो बातें पहले पता करनी होगी कि भैया आप कौन से स्टेट के हो, पहले ये बताओ, और फिर मुझे बताओ आपकी डिटेल, कितना आपने सेल किया है। तो उसके लिए 3 कैटेगरी में बांट दिया हमने हमारे पूरे स्टेट्स को। अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों, तो आपकी लिमिट होगी 10 लाख। एक बार आपने अपना टोटल सेल 10 लाख क्रॉस किया, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बट कंडीशन है आप इन स्टेट्स में आने चाहिए। इसका शॉर्टकट रखा है त्रिनामामी, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर आप इन स्टेट्स में आते हो तो हम आपका लिमिट कितना चेक करेंगे? 10 लाख। अगर आपका साल भर का सेल 10 लाख क्रॉस होता है, फिर चाहे वो गुड से हो, फिर चाहे सर्विस से हो, या दोनों मिला के। नहीं, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, देख लेंगे हम लोग इसमें। चलो और एक चीज देखो, अब ये आपको लिमिट दिए 10 लाख इन पर्टिकुलर स्टेट्स का, लेकिन सेम कंडीशन, सप्लाई कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का, दोनों। अब आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हो तो। अब इसका एक शॉर्टकट रखा है, अरुण की स्कीम में 4 गर्लफ्रेंड। अरुण स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, स्कीम स्टैंड फॉर सिक्किम। अब वो 4 गर्लफ्रेंड है, मेघा, उत्तरा, चेरी, तेलंगाना, तेला। इस तरह से आपको ये स्टेट्स के नाम याद रखने होंगे। साथ में एक और स्टेट जुड़ गया विच इज आसाम। अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आते हो तो आपकी लिमिट 20 लाख अगर क्रॉस होती है तो आपको रजिस्टर करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन के, कि भाई ये पर्टिकुलर अमाउंट का सेल करते जा रहे हैं, आप बताओ इसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से दिन, कौन से मंथ, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये पहले तो याद रखना है लिमिट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे अदर स्टेट, ना वो इन स्टेट्स में आ रहा है पर्सन, ना वो ये स्टेट में आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अदर स्टेट। बट यहाँ पे कंडीशन ध्यान देना होगा। अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो आपकी टोटल लिमिट कितनी होनी चाहिए? 40 लाख। एक बार आपकी 40 लाख की लिमिट क्रॉस हुई, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जीएसटी में। लेकिन आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई गुड्स नहीं बेच रहे, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 लाख की। लेकिन अगर दोनों है
कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन गुड्स भी बेच रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो लोअर वाली लिमिट सिलेक्ट कर लो। 20 लाख अगर आपका टोटल टर्नओवर अचीव हो रहा है तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का कंडीशन। जब इसके सम्स देखेंगे तब एक और बार इसे देखेंगे। चलो, अब हमने ये पता कर लिया कि बंदा रजिस्टर होना चाहिए या नहीं। मान लो इसका टर्नओवर अचीव हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, तो इसके बाद हमें ये जानना होगा कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ये कौन से प्लेस में प्रोवाइड की जा रही है। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन से स्टेट में बेच रहे हो, क्योंकि आपका जो जीएसटी है वो कैसे चार्ज होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी कब चार्ज होगा, जब आप विद इन द स्टेट सामान बेच रहे हो। मान लो महाराष्ट्र का पर्सन है और महाराष्ट्र में ही गुड्स बेच रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मान लो इसका बिल है, टोटल बिल है 1 लाख का, ठीक है। तो इस पे जीएसटी मान लो अगर 18% लग रहा है तो सीजीएसटी हो जाएगा 9%, एसजीएसटी हो जाएगा 9%, मतलब 9,000 आप सामने वाले पर्सन से लोगे 1,18,000 और ये 18,000 आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। समझा। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी में आता है, हमारे देश में सिर्फ 8 ही यूनियन टेरिटरी है। एक है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब एक हो गया है, लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। अब यहाँ पे ये होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी। अगर एक यूनियन टेरिटरी में रहने वाला पर्सन, मतलब चंडीगढ़ में रहने वाला पर्सन चंडीगढ़ में ही गुड्स बेच रहा है, वो तो यूनियन टेरिटरी में ही बेच रहा है। मान लो इसका टोटल बिल है 1 लाख का और 18% जीएसटी है, तो वो सीजीएसटी चार्ज होगा 9% और यूजीएसटी चार्ज होगा 9%। अब क्या नहीं चार्ज होगा, एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, एक यूनियन टेरिटरी में। अगर यूनियन टेरिटरी वाला किसी और स्टेट में, मुंबई में सप्लाई कर रहा है तो क्या चार्ज होगा, यूजीएसटी कि आईजीएसटी? आईजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि अब आ गया है सप्लाई आउटसाइड दी स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। फिलहाल यूजीएसटी को साइड में करते हैं, अब सिंपल सा फंडा याद रखते हैं। एक स्टेट का पर्सन दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा, एक स्टेट का पर्सन विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज होगा। समझा। मतलब 1 लाख के बिलिंग में 9,000 रुपया मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9,000 रुपया मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है। चलो, अब हमने ये देख लिया जीएसटी, हमने देखा है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई ये टॉपिक क्यों सीख रहे हैं, अब देखो, मुझे ये जानना जरूरी है कि भाई सप्लाई हुई कहाँ पे। मुंबई वाला पर्सन अगर मुंबई में ही सेल कर रहा है तो ये विद इन द स्टेट हो गया, तो यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज हो गया। और अगर मुंबई वाला पर्सन गुजरात में सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा। तो कौन सा वाला टैक्स चार्ज होगा ये जानने के लिए हमें सीखना है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपका पहला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ढूंढते हैं ये समझा, कि कौन सा वाला टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, मैंने एक सिस्टम बनाया है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, अगर ये याद रख लिया तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 कंडीशन है, इतना याद रखो। मैं कोई भी क्वेश्चन लूँगा, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई सीखेंगे तो ये कंडीशन वापस से याद दिलाऊंगा, फिलहाल समझ लो। आपको या तो दिया होगा, एक केस दिया होगा कि एक पर्सन इंपोर्ट कर रहा है गुड्स एक कंट्री से हमारी कंट्री में, या तो कोई इवेंट है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, या तो एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है कहीं पे जाके, या गुड्स का मूवमेंट हुआ है, यहाँ से गुड्स बेचा टीवी और हमने गुजरात में भेजा है, या तो कहीं पे इंस्टॉलेशन हो रहा है गुड्स का। तो ऐसे आपको केस होंगे, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं होगा। मान लो मैं पंजाब में हूँ और मैंने गुड्स मंगाया कनाडा से, बराबर।
लेकिन गुड्स कहाँ पे आया, डिलीवर हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे। गुड्स कहाँ पे डिलीवर हुआ, मुंबई एयरपोर्ट। अब देखो यहाँ पे तो अलग अलग जगह आ गई, पंजाब आ गया, कनाडा आ गया, एक मुंबई आ गया। तो यहाँ पे ऐसे केस में गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, पंजाब वाला, तो रेसिपिएंट का लोकेशन जो होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मुझे ये बताओ इस पर्सन का लोकेशन क्या है, पंजाब। गुड्स भले मुंबई में आया, मुंबई एयरपोर्ट पे, वहां से पंजाब आएगा, लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है, पंजाब, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। आपको ऐसा पूछा जाएगा, एक सिनेरियो देंगे और बोलेंगे मिस्टर ए ने कनाडा से गुड्स इंपोर्ट किया, लेकिन वो गुड्स डिलीवर हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि इंपोर्ट के केस में रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा दैट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि एक पर्सन है जिसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया किसी और जगह पे जाके। मान लो मिस्टर ए है ये मुंबई का, ठीक है। इसने मुझे कहा कि आप इवेंट कंडक्ट करो दुबई में, ठीक है। मैंने दुबई गया, वहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाए, इवेंट हैंडल कर लिया। अब मुझे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। तो याद रखना इवेंट के केस में रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे जो सर्विस मुझसे इवेंट का सर्विस ले रहा है वो कहाँ का है, वो मुंबई का है। तो भले आपने दुबई में इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, पर्सन कहाँ का, लोकेशन कहाँ का, रेसिपिएंट का मुंबई, तो योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। आगे परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट। अब वही इवेंट है जो दुबई में हुआ, रेसिपिएंट जो था वो मुंबई का ही था, लेकिन मुझसे इवेंट करवाया दुबई में। मैंने वहाँ पे 5-6 आर्टिस्ट बुलाए, आर्टिस्ट आए, परफॉर्मेंस किया। तो आर्टिस्ट के केस में याद रखना जहाँ पे परफॉर्मेंस होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, ये याद है। अब आपके 3 केस हो गए, 2 केस और बाकी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, मुंबई से मैंने एक ट्रक में गुड्स लोड किया और ये गुड्स गया गुजरात। मुंबई से लोड किया ट्रक में और ये डेस्टिनेशन कहाँ पे टर्मिनेट हुई, गुजरात में। तो मूवमेंट के केस में जहाँ पे टर्मिनेशन खत्म होगी दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बताओ यहाँ पे टर्मिनेशन कहाँ खत्म हुआ, गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। नेक्स्ट आएगा इंस्टॉलेशन। एक बिल्डिंग है, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि हमारी बिल्डिंग में आप लिफ्ट इंस्टॉल करके दो। मैं मुंबई का और बिल्डिंग मुझे इंस्टॉल करनी है मान लो यूपी में, तो मैं यूपी में जाके इंस्टॉल करूँगा। तो जहाँ इंस्टॉलेशन होगा दैट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। याद रखना इन 5 कंडीशन के अलावा कुछ नहीं पूछने वाले। घूम फिर के क्वेश्चन जब रीड करोगे आपको एक क्वेश्चन होगा 7 मार्क का, उसमें 7 पॉइंट होंगे, मतलब 7 सिनेरियो होंगे, और एक एक करके सिनेरियो पता करना है, पढ़ना है, फिर आपने बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या और साथ में रीज़न दे देना। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई देख लिया, अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन देखा, क्यों करना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इधर जीएसटी आपके बिल पे लगेगा, और दूसरी बात जब वो रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें स्टेट्स को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन होगा लिमिट के हिसाब से। फिर हमने सीखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। अब आता है टाइम ऑफ सप्लाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। मान लो अप्रैल में मैंने सेल किया 1 2 3 4, मैंने 4 ट्रांजैक्शन सेल किए और मैंने 3 जगह से परचेज किया 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा टाइम ऑफ सप्लाई है। मैंने सेल कितनी जगह पे किया 4, और मैंने परचेज कितनी जगह से किया 3। ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन कौन से मंथ में हुआ है, अप्रैल। तो अब रूल कहता है अप्रैल मंथ में आपने जितना भी सेल किया है उसका रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी, तो आपको सबसे पहले जीएसटीआर 1 में जितना सेल किया है वो रिकॉर्ड कर दो, जिसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 1। सेल जितना किया है वो रिकॉर्ड कर दो, कब, मई मंथ के 11 तारीख तक, मतलब अगले महीने की 11। अगर मैं मई में जितना भी सेल करूंगा तो जून के 11 तारीख तक मुझे वो पोर्टल पे जाके जीएसटी नंबर से लॉगिन करना है और ये अपडेट करना है जितना सेल किया।
मतलब जो जिस महीने में आप सेल कर रहे हो उसके अगले महीने की 11 तारीख को। ठीक है, जब मैंने सेल किया तो ये मेरा काम बनता है कि इसे पोर्टल पे जाके अपलोड करूँ कब तक, अगले महीने की 11 तारीख को। तो ऑब्वियस सी बात है जिनसे मैं खरीद रहा हूँ ये उनका काम बनता है कि वो भी अपना अपना पोर्टल पे जाए और वो अपना सेल रिकॉर्ड करे, क्योंकि हम परचेज की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। वो पर्सन जब अपडेट करेगा तो वो अपडेट करेगा ना मेरा जीएसटी नंबर कि इसको बेचा है ये तीनों, तो ऑटोमेटिकली 14 तारीख को, अगले महीने की 14 तारीख को वो मेरे पोर्टल पर दिख जाएगा कि ये 3 जन बोल रहे हैं कि आपको सप्लाई किया। मैं बोलूँगा यस। तो ये कब होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, GSTR 2B। ये कब होती है, अगले महीने की 14 तारीख। अब इसके बाद 20 तारीख को, ऑन और बिफोर 20 तारीख मैंने जितना भी सेल किया था, मान लो उसके ऊपर जीएसटी है 3 लाख, और मैंने जितना भी परचेज किया था जो ऑटोमेटिक 14 तारीख को अपडेट हो गया वो है 2 लाख। तो मैं करूंगा क्या 20 तारीख को, 20 तारीख को मैं जो 3B फाइल करूंगा तो जितना सेल है उसमें से परचेज का जीएसटी माइनस करूंगा, बाकी का गवर्नमेंट को पे कर दूंगा 1 लाख रुपए। समझा? तो ये होती है हमारी फाइलिंग इस तरह से। अगर तुमने किसी अप्रैल मंथ का सेल गलती से मान लिया कि अरे ये तो मई में सेल हुआ है, तो पंगा हो जाएगा। फिर जीएसटी वाले आपको 18% इंटरेस्ट मारेंगे, प्लस पेनल्टी मारेंगे 10% ऑफ द टोटल वैल्यू, या तो फिर आपका 10%, 10,000 मैक्सिमम। ये पेनल्टी इंटरेस्ट से बचना है तो आपको प्रॉपर उस महीने का सेल दिखाना होगा। तो अब समझा टाइम ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है। टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर मंथ का सेल वही मंथ में अपडेट होना चाहिए। तो बोलोगे सर सेल तो हम कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही है ना अप्रैल मंथ का ही है। देखो एक सेल के लिए ना बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक, हमने गुड्स रिमूव किया, भेजा, एक पर्टिकुलर डे पे इनवॉइस बनाया, एक पर्टिकुलर डे पे हमें पेमेंट मिली। अगर ये किसी अलग अलग महीने में सीन हो गया तो पंगा हो जाएगा ना। तो इन तीनों में से हमें ये पता करना है कि कौन सा वाला महीना कंसीडर करें, तो वो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में सीखना, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर मंथ के अगले महीने में 11 तारीख को फाइलिंग कर दोगे। कोई दिक्कत? चलो, ऑटो पॉपुलेटेड कौन सा होता है, ऑटो पॉपुलेटेड कौन सा होता है, GSTR 1, 2B या 3B? 2B। कौन सी तारीख को, 14 तारीख को, 14th ऑफ एवरी मंथ। हम सेल कब तक रिकॉर्ड करते हैं, सेल कब तक रिकॉर्ड करते हैं, 11th ऑफ एवरी मंथ। और पेमेंट कब तक करते हैं हम, पेमेंट करते हैं 20th ऑन और बिफोर एवरी मंथ। जीएसटी का ना कोई रोना नहीं है, ये तो अच्छी बात हो गई ना। टोटल मैंने अभी सुन लो, मैंने सेल किया, ए ने सेल किया 1 लाख का, और उस पर मैंने सामने वाले पर्सन को, मैंने ए को सेल किया, उसको मैंने CGST SGST चार्ज किया 9,000। फिर मैंने मिस्टर बी से परचेस किया 50,000 का, उसमें CGST SGST 4,500, ये GST का टोटल हो गया 9,000, ये टोटल हो गया 18,000। अगर मैं रजिस्टर पर्सन हूँ और रजिस्टर पर्सन से ही डील कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया ना। ये जो मेरी जेब से 9,000 गया इसका एग्जम्पशन ले लूँगा और गवर्नमेंट को 9 भरूँगा मेरी जेब से, मतलब जो मैंने चार्ज किया सामने वाले पर्सन से, तो गवर्नमेंट को तो पूरा 18 ही मिला, ये 9 मिला। जिसने मैंने परचेज किया उसने 9,000 गवर्नमेंट को भरा। उसके बाद जब मैंने सेल किया तो 18 में से 9 माइनस करके बचा हुआ 9 पे करते, तो गवर्नमेंट को 2 बार 9,000 मिला, टोटल कितना मिला 18। तो फाइनल कंज्यूमर को जो GST चार्ज होता है उतना अमाउंट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ये भी हमने देख लिया। अब हमने रजिस्ट्रेशन देखा है, अब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई देखा है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई देखा है। अब पता चल गया रीज़न क्यों ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्यों ये सब ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सबसे पहला नेट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। यही
सेल में से परचेज माइनस किया, यही होता है नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करना। 18 में से 9 गया तो माई नेट लायबिलिटी बिकम्स 9000। अब पहले ये वाले सम्स कवर कर लेते हैं जिसमें हम लोग को नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करके देना, एंड देन फिर हम लोग आगे के एक एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, एक हाँ इसमें ये आईटीसी है तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या? इनपुट मतलब परचेज में जो आपने टैक्स भरा है उसका क्रेडिट लेना है, इसलिए इसको परचेज वाले को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, वो भी कैलकुलेट करना। अभी वो कैलकुलेट किए बिना हम माइनस कर ही नहीं सकते, तो अब हम देखते हैं सम्स में करना क्या है। देखो मैं आपको ना पूरे सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दिया। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना आपको, तो ये आपको नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के आएगा? 15 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये ऑरेंज, ये सॉल्यूशन मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया, इसी में सिखा दूंगा, फटफट आ जाएगा। तुम्हें जो बुक्स मिलेगी अभी उसमें भी इसी तरह से बना के दिया होगा, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा। फिर इसके बाद ये ऑरेंज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको आ जाएगा कैलकुलेशन यहाँ पे डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा और इस तरह से सॉल्यूशन बना के देना है। टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा है और रीज़न बताना। फिर इसके बाद ये ब्लू वाला चले जाए, फिर ये पर्पल आ गया। यहाँ पे पूछते हैं ऑन विच डे ही विल बी लायबल टू रजिस्टर। अलग अलग तारीख पे अलग अलग परचेज सेल दिया है, हमें सिर्फ ये बताना है कौन से दिन पे उसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, फिर ये पर्पल खत्म हो जाएगा, फिर ये आ गया। फिर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, इसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कौन से स्टेट का है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन सिखाया, त्रिनामामी, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये मणिपुर आ गया पहली कैटेगरी में। 10 लाख अगर इसका टोटल, अभी इनमें से कौन सी चीज़ें आएगी ये आपको सीखनी है। इसका टोटल करेंगे, अगर 10 लाख क्रॉस हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करना है, 10 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपको whether the dealer is required to get register or not। अगेन ये रजिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से। उसके बाद आ गया आपका उसके बाद आ गया कि बताओ कौन सा टैक्सेबल सप्लाई है, कौन सा नॉन टैक्सेबल सप्लाई इनमें से। तो हमने भी सॉल्यूशन बना दिया, जो जो टैक्सेबल में आएगा उसके अमाउंट टैक्सेबल में लिखेंगे, जो जो नॉन टैक्सेबल में आएगा उसको नॉन टैक्सेबल में लिखेंगे। ऐसे ही सारे पूरा सब्जेक्ट ही ऐसे बना के दे दिया है, और उसी कैटेगरी के वाइज के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लेते हैं नेट लायबिलिटी वाले सब। एक सेकेंड, इनको ये बुक दे दो। तो बुक्स दिए थे ना अभी तुमको, वहां पे रखे थे, इनको दे दो। चलो अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? मिसेस उमा इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन गुजरात, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 होगा ये। ठीक है, ईयर छोड़ दो। कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? नेट टैक्स लायबिलिटी। और ध्यान देना ये कौन से स्टेट के हैं? ये गुजरात के हैं। अगर एक गुजरात में ही सप्लाई कर रहे हैं तो CGST SGST चार्ज होगा, अगर गुजरात के बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो IGST चार्ज होगा। अब मुझे इस पूरे टेबल में क्या ढूंढना है? सेल कितने आइटम है, परचेज कितने आइटम है। सबसे पहले तो बोल दिया है सोल्ड गुड्स, फिर से सोल्ड गुड्स, सोल्ड, अगेन सोल्ड। अच्छा, ये परचेज दिया है, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, मतलब सेल कर रहे हैं। प्रोवाइड किया सेल, प्रोवाइड किया सेल, प्रोवाइड किया सेल, ये भी प्रोवाइड किया सेल। अवेल कर रहे हैं सर्विस, मतलब परचेज किया, डन। अच्छा, ये गुजरात का डीलर है और मुंबई में गुड्स बेच रहा है, तो कौन सा वाला टैक्स चार्ज होगा? ये होगा IGST। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। गुजरात वाला बंदा
पंजाब में सेल कर रहा है तो कौन सा चार्ज होगा? IGST। राजकोट, भावनगर, मेरठ, सूरत सब गुजरात में आते हैं तो CGST SGST चार्ज होगा। उसके बाद कानपुर, ये तो गुजरात में आता नहीं है तो IGST चार्ज होगा। वापी गुजरात में आता है तो CGST SGST चार्ज होगा। अहमदाबाद गुजरात में आता है तो CGST SGST चार्ज होगा। मथुरा तो गुजरात में नहीं आता है तो IGST चार्ज होगा। आगरा, ये भी अपने गुजरात में नहीं आता है तो IGST चार्ज होगा। वडोदरा तो गुजरात में आता है तो IGST चार्ज होगा। सॉरी, वडोदरा गुजरात में आता है तो CGST SGST चार्ज होगा। समझा? आगे टेबल क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ। Excess credit to be set off against CGST SGST in the ratio of 30:70। जो भी एक्सेस आया तो CGST SGST में सेट ऑफ कर देना 30:70 के रेट में। और आगे बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन 30 नवंबर 21। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, हमारा मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी से पहले क्या था? दिसंबर। और उससे पहले क्या था? नवंबर। अब हुआ क्या? देखो मैंने सेल किया 1 लाख का, उसमें 9,000 की CGST SGST आ गई। फिर मैंने परचेज किया था ITC 50,000 नहीं 1,50,000 का, तो इस पे आ गया आपका 9% 13,500। अब देखो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका क्या मतलब बनता है कि मैंने गवर्नमेंट को 9,000 पे करना है सेल पे, बट मैंने जब खरीदा तो मेरी जेब से 13,500 गया, वो माइनस करना है, लेकिन मैं माइनस पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव बैलेंस कितना आ गया? 4,500। ये ITC का बेनिफिट लेना बाकी है तो ये महीने नहीं ले पाए तो अगले महीने ले लो, अगले महीने नहीं ले पाए तो और अगले महीने ले लो, तो बेनिफिट तो कैरी फॉरवर्ड होता होगा तो आप बेनिफिट ले सकते हो। यही हुआ है नवंबर के मंथ में, जिसमें आप IGST का बेनिफिट ले नहीं पाए हो तो अब ले लेना। तो इसी का बोलते हैं नवंबर का क्लोजिंग विल बिकम हमारे ये मंथ का ओपनिंग। इसको तो लास्ट में देखेंगे, पहले हमें ये पूरा टेबल सेग्रीगेट करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। मैंने सारे सेल्स के आइटम लिख दिए, ठीक है? और फिर लिखा लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें जितने परचेज थे वो लिख दिए, और लास्ट में मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? अब मैं इन सब की अमाउंट लिखूंगा और क्या रेट ऑफ टैक्स है वो लिखूंगा। तो देखो मुंबई सबसे पहला, मुंबई 30,000, पंजाब 40,000 और राजकोट 80,000। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 12, 18, 28, 30। नेक्स्ट क्या है? 40 और नेक्स्ट क्या है? 80। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 12%, 18% और 28%, ठीक है? नेक्स्ट है भावनगर 1,10,000 और परचेज किया मेरठ से 136। ये 1,10,000 और मेरठ से परचेज किया है 136। इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है? 5% और परचेज का 28%। ये हो गया आपका 5% और ये हो गया 28%। नेक्स्ट क्या दिया है? सूरत, अच्छा ये परचेज है, सूरत से 158 का परचेज किया, 5% GST है, 1,58,000, 5% का GST है। नेक्स्ट क्या दिया है? सेल किस कहाँ पे? कानपुर। कितने का? हाँ, अमाउंट कितना है? हाँ, 1,74,000 और रेट ऑफ टैक्स क्या है? 18%। चलो कानपुर हो गया। कानपुर के बाद वापी 1,92,000, 28%। वापी में सेल किया 1,92,000, 28%। उसके बाद आपने कहाँ पे सप्लाई किया है? अहमदाबाद 128, मथुरा 1,12,000, 128 और 1,12,000। कितना परसेंट है GST? 5% और 12%। उसके बाद 46,000 आपने आगरा से परचेज किया है
और वडोदरा से परचेज किया है सर्विसेज 46 और 38, तो ये आ गया 46,000, ये आ गया 38,000। कितना परसेंट है? 12% और 18%। और इसके बाद मैं लिख दूंगा ये ओपनिंग में कितना था हमारा। ओपनिंग में IGST था 57,000। तो देखो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अमाउंट क्या रेट है, CGST, SGST और IGST। ये ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास था उसमें CGST SGST नहीं है, IGST कितना था 57,000। डन। तो चलो अब मुझे बताओ, गुजरात वाला मुंबई में सप्लाई कर रहा है तो क्या चार्ज होगा IGST। तो तुम 30,000 का 12% निकालो और बताओ कितना आया। हाँ 3,600। ठीक है। अब मुंबई गुजरात वाला पंजाब में सप्लाई कर रहा है तो भी IGST चार्ज होगा। तो 40,000 पे 18%, 5,000, 7,200। गुजरात वाला राजकोट में सप्लाई कर रहा है तो CGST SGST चार्ज होगा 28%, मतलब आधा आधा परसेंट, 14% तो जरा मुझे 80,000 पे 14% निकाल के दो। 11,200 14% है, 11,200 14% है, हो गया 28%। अब गुजरात वाला भावनगर में सप्लाई कर रहा है, ये भी विद इन द स्टेट है, तो CGST SGST चार्ज होगा 2.5। तो आपका 1,10,000 का 2.5% कितना 2750। डन। उसके बाद कानपुर मतलब IGST चार्ज होगा सीधा 1,74,000 पे 18% निकालो 31,820, 320। वापी मतलब विद इन स्टेट है तो 14% 1,92,000 पे 26,800, 26,880। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मतलब विद इन द स्टेट है, तो विद इन द स्टेट है तो CGST SGST 2.5, 1,28,000 पे 2.5 3,200, 3,200। यहाँ पे IGST चार्ज नहीं हुआ। मथुरा है तो ये IGST चार्ज होगा 1,12,000 पे 12%, 13,440। तुम मुझे CGST का टोटल दो, तुम मुझे SGST का टोटल दो और तुम मुझे IGST का टोटल दो और तुम सब देखो CGST SGST IGST तुम ही बताओ। 44,030, 55,560। डन। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मेरठ विद इन द स्टेट है तो 14%। मेरठ मैंने क्या बोला है मेरठ? मेरठ तो मैंने पहले ही बोला था ना, मैंने गुजरात बोल दिया था, सो सॉरी। मेरठ गुजरात यूपी में है तो सीधा IGST चार्ज होगा 1,36,000 का 28%, 38,080। सूरत विद इन द स्टेट है तो 2.5%, 2.5%, 1,58,000 का 3950, 3950। आगरा ये तो आउटसाइड स्टेट है तो सीधा 12% चार्ज होगा IGST 5,520। वडोदरा विद इन द स्टेट है 9% 3,420, 3,420। इसका टोटल करो CGST SGST IGST 7,370 और IGST 1,06,000। अच्छा देखो इसे रीड वैसे कैसे करेंगे। मैंने जितना सेल किया उसका CGST SGST IGST मैंने गवर्नमेंट को भरना है, बट मैंने परचेज भी तो किया था गुड्स, तो उस पर जो मैंने अपनी जेब से टैक्स भरा है वो माइनस करूँगा।
तो 44,030 क्यों भरूँ मैं? 7370 का बेनिफिट लेने के बाद ही भरूंगा। कितना आ रहा है? 36,660, 36,660। चलो 44,030 माइनस हुआ तो 36,660, इतना मैं CGST SGST भरूंगा, लेकिन IGST तो नेगेटिव आएगा। 40,040 तो नेगेटिव आ गया। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? जाओ CGST भर दो 36,660, जाओ SGST भर दो 36,660, और ये जो बेनिफिट है अगले महीने लेना। ऐसे ही रीड करेंगे हम। अगले महीने क्यों वेट करें? ये भरने आ रहा है ना हमारे सर पे, इससे एडजस्ट कर देंगे। कितना? ये पूरा इसमें से एडजस्ट कर दो या आधा आधा एडजस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको बोला था कि जो भी सेट ऑफ आएगा एक्सेस, उसे CGST SGST में एडजस्ट करना 30:70 में। तो मतलब ये जो आपने अगले महीने बेनिफिट लेना है 45,040 का, ये अभी ले लो। 30% यहाँ पर और 70% यहाँ पर, तो 45,040 इसका 30% आया 13,512, 31,528, और ये तो पूरा एडजस्ट हो गया ना 45,040। तो मतलब मुझे कोई भी बेनिफिट अगले महीने नहीं लेना है, और जो मुझे भरने आया था सर पे 36,660, उसमें से बेनिफिट एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा। कितना? 23,148 ये मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा, और 36,660 में से 31,528 माइनस करो तो मैं SGST कितना भरूंगा गवर्नमेंट को? हाँ, 5,132। डन। इस तरह से आपको नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करके देना। ये तो इस बार बोल दिया था 30:70, नहीं तो आप अपनी चॉइस से कर सकते हो। मैं सजेशन दूंगा पूरा का पूरा पहले आप CGST एडजस्ट करो, फिर जो बच जाएगा SGST एडजस्ट करो। कुछ लोग बोलेंगे 50-50 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फाइनल आंसर तो मैच होगा। अगर मैं ये बेनिफिट ना लेता अभी तो ऑब्वियसली हमारा बैलेंसिंग डिफरेंट होता, लेकिन टोटल मिला के इन दोनों का जो टोटल है वही टोटल आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला मिस्टर राकेश एंड कंपनी ऑफ मलाड, मतलब ये महाराष्ट्र का बंदा है, gives following information from which you are required to calculate goods and service tax liability for the month of September 21. आपने सप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ सेल आउटसाइड महाराष्ट्र, मतलब आपने सप्लाई किया है, सेल किया है महाराष्ट्र के बाहर 26,20,000, तो ये IGST चार्ज होगा, रेट है 18%। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब आपने परचेज किया है, लेकिन ये विद इन महाराष्ट्र परचेज किया है 12,40,000 का, जिसका रेट है 9%। ठीक है, आपने सप्लाई आउटसाइड महाराष्ट्र किया है, तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। हमने सेल आउटसाइड महाराष्ट्र किया है 26,20,000 का, इसके ऊपर IGST चार्ज होगा 18%, तो CGST SGST तो चार्ज नहीं होगा। IGST कितना? 474, 471,600। थोड़ा ऊंचा बोलो ना तो एक ही बार में समझ जाए। फिर आपने परचेज किया है 12,40,000 का, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इसके ऊपर 9% चार्ज होगा, 11,600, 11,600। मैं टोटल करूंगा, ये नील आया, ये नील है, और ये भरने आया मुझे 4,71,600, ये गवर्नमेंट को पे करना है। बेनिफिट कितना लेना बाकी है? CGST का 1,11,600 लेना बाकी है बेनिफिट टोटल, SGST का 1,11,600 लेना बाकी है। जीरो में से माइनस करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं कर पाया, तो ये मुझे भरना है 471,600। इसको रीड कैसे करेंगे? ये जो नेगेटिव बैलेंस आया CGST का, अगले महीने बेनिफिट ले लो, SGST का अगले महीने बेनिफिट ले लो, और ये अब भर दो। मैं अब क्यों भरूं जब मैं ये दोनों बेनिफिट ले सकता हूँ अभी के अभी? तो हम क्या करेंगे,
IGST में से ये दोनों एडजस्ट करेंगे और जो भरने आएगा वो बैलेंस भरेंगे, हमें अगले महीने बेनिफिट नहीं लेना। तो ये हो गया यहाँ से IGST एडजस्टेड, ये 1,11,600 यहाँ से एडजस्ट करूँगा, 1,11,600 यहाँ से एडजस्ट करूँगा, 1,11,600 1,11,600 2,23,200 ये बेनिफिट ले लूँगा। अब जो डिफरेंस आएगा ये मैं गवर्नमेंट को भर दूँगा, कितना 2,48,400, दिस इज माई नेट टैक्स लायबिलिटी। अब एक चीज़ समझा देता हूँ, IGST का नेगेटिव बैलेंस है, CGST SGST में से एडजस्ट होगा, CGST SGST का नेगेटिव बैलेंस है, IGST से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एडजस्ट करने की बारी आए तो देखो बड़ा कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बड़ा कौन सा है सेंट्रल, सेंट्रल स्टेट में से एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर इसका नेगेटिव बैलेंस आया और मेरे पास SGST का पॉजिटिव है तो बैलेंस एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा भाई है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो ये CGST में से एडजस्ट हो जाएगा। तब इतना याद रखना है, तो लास्ट में जब सेट ऑफ करते हैं वो उस वक्त पे याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Vishal Kashid, a registered dealer in Maharashtra, he provides the following details for the month of December 21. Calculate करके तो net tax liability during under GST during December के मंथ का है। सोल्ड किया है नवी मुंबई मतलब विद इन महाराष्ट्र, सोल्ड किया है कोल्हापुर विद इन महाराष्ट्र, प्रोवाइड किया है सर्विस मतलब सेल किया है सर्विस दिल्ली में IGST, प्रोवाइड किया सर्विस पुणे में मतलब विद इन महाराष्ट्र, आपने परचेज किया है राजस्थान से सर्विस IGST लगेगा, आपने अवेल किया है मतलब अगेन परचेज किया है सर्विसेज पनवेल से मतलब विद इन महाराष्ट्र, आपने अवेल किया सर्विसेज कर्नाटका से मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र, यहाँ पे IGST लगेगा। एक्सेस अगर IGST है उसे एडजस्ट करना है दोनों में, कौन से रेशियो में, हाफ हाफ। क्लोजिंग बैलेंस आपके नवंबर का है, आपका दिसंबर के मंथ में कैलकुलेशन कर रहे हो, गए महीने आप बेनिफिट ले नहीं पाए, किसका, CGST SGST का, जो इस महीने बेनिफिट ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, जितने सेल है वो सब आइटम सेल में लिखे, प्रोवाइड मतलब सेल किया, और जितने परचेज है उन सबका परचेज लिया। अब तुम मुझे अपनी बुक में देख के बताओ एक एक की अमाउंट के साथ रेट, ठीक है। मैंने इस बार देखो CGST SGST IGST बनाया, 2 कॉलम नहीं बनाए, अमाउंट का और रेट का, बट तुम जब सॉल्व करोगे ये बनाना तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। चलो सबसे पहला क्या ट्रांजैक्शन था, मुंबई 4,12%, मुंबई 4,12%, कौन सा वाला टैक्स लगेगा, CGST SGST, चलो 6% निकालो, 24,000 IGST नहीं चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है, कोल्हापुर 6,18%, कोल्हापुर 6,18% विद इन द स्टेट है तो 9% कितना 54,000 डन। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली 6,05%, दिल्ली 6,05%, अब ये आउटसाइड स्टेट हो गया तो IGST लगेगा 30,000, ठीक है। उसके बाद पुणे मतलब विद इन द स्टेट है, 10 लाख के ऊपर 28%, 10 लाख पे 28% मतलब 14% विद इन द स्टेट है, 1,40,000 IGST नहीं चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं, परचेज किया राजस्थान से 10,18%, राजस्थान से परचेज किया 10,18%, ये तो आउटसाइड स्टेट हो गया तो IGST लगेगा कितना 1,80,000। फिर उसके बाद बोला है पनवेल में से आपने परचेज किया है 12%, कितनी अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 12%, CGST SGST चार्ज होगा 6% 12,000 IGST चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद
लास्ट है कर्नाटका में 1,28%। 1,00,000 के ऊपर 28%। कर्नाटका तो आउटसाइड स्टेट हो गया, तो IGST चार्ज होगा 28,000। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी तो था। ओपनिंग बैलेंस में कितना है? 40 CGST SGST 40 सॉरी 40 और 80। चलो पहले सेल का टोटल बता दो। ये हो गया 2,18,000, ये भी 2,18,000 और ये 30,000। मतलब इतना टैक्स हमने गवर्नमेंट को भरना है। हमने गवर्नमेंट बोला रुको, हमने परचेज भी कुछ किया, तो ये आ गया 52,000, ये 92,000 और ये 2,08,000। ठीक है, इतना आपने भरना है टैक्स, इतना आपने बेनिफिट लेना है। माइनस करके बताओ, 2,18,000 में से 52 गया तो कितना टैक्स भरेंगे? हाँ, 1,66,000। और यहाँ पे 2,18,000 में से 92,000 माइनस 2,18,000 माइनस 92,000 कितना? 1,26,000। और लास्ट वाला 30,000 में से 2,08,000 माइनस किया तो नेगेटिव आ रहा है कितना? 170। इसको रीड करेंगे कैसे? CGST 166 भरना है, SGST 126 भरना है और ये बेनिफिट अगले महीने लेना है। हम अगले महीने का वेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 50% बेनिफिट ले लो, तो 178 का हाफ 89,000। 89,000 मतलब कुल मिला के हमने 178 को एडजस्ट कर दिया। तो अब भरने कितने आया? 166 में से 89 गया, ये आया 77,000 CGST भरेंगे, 37,000 SGST भरेंगे और ये बेनिफिट अगले महीने लेने की जरूरत नहीं। डन। चलो ठीक है, बड़ा सही क्वेश्चन दिया है। Mr. Bhavesh is a registered dealer in the state of Maharashtra under GST. Provide the following information about his business for the month of January. Electronic credit ledger as follows. आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, IGST इन्होंने पहले दिया है, CGST बाद में दिया और SGST बाद में दिया। ये आपका पिछले महीने का बेनिफिट नहीं ले पाए थे, इस महीने इसका बेनिफिट एडजस्ट करेंगे। और ये क्या दे दिया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेज, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सीधा सीधा दे दिया है। तो अगर ये परचेज है तो मुझे लगता है सारे सेल ही दिए होंगे। ये सेल ज़्यादा आइटम दे दिए और परचेज एक ही दे दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये कहाँ का बंदा था? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में दैट इज मुंबई में सप्लाई कर रहा है, तो CGST लगेगा। सोलापुर CGST, दिल्ली IGST, कोल्हापुर CGST, थाने CGST, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है CGST, हरियाणा IGST, सिलवासा मुंबई में नहीं है तो ये लग जाएगा IGST। कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर भावेश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो हमने भी सॉल्यूशन में सारे सेल लिख दिए, आपका ओपनिंग बैलेंस ले लिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एक ही आइटम दिया है वो ले लिया। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ हर एक की। सबसे पहला वैल्यू क्या है? अब तुम मुझे बताओ, फटाफट लिख देता हूँ। मुंबई 88,000 18,000, मुंबई 88,000 कितना परसेंट है? 18%। नेक्स्ट स्टेट भी बोलो, नहीं तो अच्छा स्टार्ट तो सेल ही है। हाँ हाँ, कितना? क्या रेट ऑफ टैक्स है? 12। नेक्स्ट 66,000 5%। नेक्स्ट 1,23,000 कितना परसेंट? 12%। थाने 1,15,000 5%। महाबलेश्वर 66,000, थोड़ा ऊंचा बोलो, 56,000 12%। हरियाणा 2,35,000
क्या रेट है? 18%। सिलवासा 1,28,000, 5%। ठीक है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था? ओपनिंग बैलेंस दिया था हमें IGST 5, CGST 6, SGST 7, IGST 5। ओपनिंग बैलेंस है CGST 6, SGST 7 और IGST 5। ITC कितना दिया था? ITC 13,9, CGST 13,000, SGST 13,000 और IGST 9,000। चलो, मुंबई का बंदा मुंबई में सप्लाई कर रहा है तो 9% चार्ज हो जाएगा। हाँ, 7,920, 7,920। अच्छा, सोलापुर है विद इन महाराष्ट्र 6%, 4,500, 4,500। न्यू दिल्ली IGST चार्ज हो जाएगा 5%, कितना? 3,300। कोल्हापुर है तो विद इन स्टेट 6%, 7,300, 7,300। तेरे 80 यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। आगे थाने हैं तो 2.5%, CGST SGST कितना? 2875, 2875। महाबलेश्वर विद इन द स्टेट है 6%, 3,350 और 3,360। हरियाणा IGST लगेगा 18%, 42,300 और सिलवासा 5% IGST लगेगा, कितना? 6,480। चलो अभी टोटल करो इसका, CGST का टोटल, SGST और IGST टोटल करो अपना। CGST SGST IGST पहले 50, 26,045, 26,025। चलो, ओपनिंग बैलेंस और ITC का टोटल 19,000, 20,000 और 14,000 से। तो टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई में से ITC माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 7,025। ये आ गया 6,025 और ये तीनों पॉजिटिव है। कौन सा? 26,025, 35। ये देखो, गलत के बाद भी बताया नहीं। चलो वापस से माइनस, ये 35 ही आएगा फिर। तुम दोनों ने फटाक से बोला था CGST, तुमने बोला था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तो तीनों पॉजिटिव आ गए, मतलब ये तीनों पे करना है आपको, कुछ भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो तीनों पॉजिटिव हो गए तो एडजस्ट भी करने की जरूरत नहीं। चलो और एक सम लेते हैं ऐसे। Mr. Alok is a registered dealer in the state of Maharashtra. Provides the following details for the month of March. Calculate the net tax liability. Opening balance दे दिया है, IGST, CGST, SGST। ठीक है। ये लोग कभी भी ये वाली चीजें ना आड़ी टेढ़ी दे देंगे, इधर लिख देंगे SGST, इधर IGST, इधर CGST। तो ध्यान से लेना डेटा बस। फिर आपको बोला है द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट वेरियस ट्रांजेक्शन। मार्च में क्या क्या किया है? सेल किया है कर्नाटका में, और ये बंदा कहाँ का है? महाराष्ट्र का, तो IGST लगेगा। सेल किया है पुणे में महाराष्ट्र, तो CGST चार्ज हो जाएगा। महाराष्ट्र में परचेस किया महाराष्ट्र में, तो CGST SGST। सर्विसेज अवेल्ड है मतलब परचेस, तो CGST SGST। नहीं IGST, क्योंकि सूरत है।
उसके बाद में परचेज किया है आपने फ्रॉम मुंबई, नो टैक्स हैज बीन रिसीव। जब आपको टैक्स इनवॉइस ही नहीं मिला है तो आप इसे कंसीडर भी नहीं करोगे, समझा? चलो, कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी, मिस्टर भावेश आलोक है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आपके पास सेल कितने हैं? 1 2, और परचेज कितने हैं? 1 2। ठीक है, तो चलो 2 सेल 2 परचेज। अमाउंट ले लेते हैं। कर्नाटका 1,50,000। अब यहाँ पे आपको देखो कहीं पर भी रेट नहीं दिया है, दिया होना चाहिए। हम ले लेते हैं 18% सब जगह पर। अब नहीं दिया तो मिस हो गया है वो, तो 18% सब में लेके चलते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका मैसूर 1,50,000, कर्नाटका मैसूर 1,50,000 18%। पुणे 2,00,000 18%। उसके बाद 60,000 परचेज, 60,000 परचेज 18%। उसके बाद 1,00,000 18%। ओपनिंग में आपके पास दिया है 10 10 75, 10,000 10,000 75,000। अब मैसूर है तो IGST चार्ज हो जाएगा, तो 1,50,000 पे 18% 27,000। ये पुणे है मतलब विद इन स्टेट है 9% 18। ये सांगली मतलब विद इन महाराष्ट्र 9% 5,400 5,400। सूरत तो IGST चार्ज हो जाएगा कितना? 18,000। चलो टोटल करो आउटवर्ड सप्लाई का, ये 18,000, ये 18,000 और ये 27,000। ये आ गया 15,400, ये आ गया 15,400। 75 प्लस 18 इज 93,000। ठीक है, अब 18,000 में से 15,400 माइनस करो, कितना आया? 2,600। इतना हमें CGST भरना है। अब 18,000 में से 15,400 किया तो ये भी 2,600, और ये आ रहा है नेगेटिव 66,000। ठीक है, अब पंगा ये है, ये दोनों मिला के 5,200 है, लेकिन बेनिफिट तो आपने 66,000 लेना है। पूरा ले पाओगे? नहीं, मतलब ये आगे नेगेटिव बैलेंस आएगा ही आएगा। तो इधर लिखा भी क्या है? एक्सेस क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नेगेटिव। और यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो अब हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ से 2,600 एडजस्ट कर दिया तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2,600 एडजस्ट कर दिया तो 5,200 एडजस्ट करेंगे तो सेट ऑफ। ये तो आपको पे करने के लिए कुछ भी नहीं आया, ये भी पे करने नहीं आया। तो 66,000 का जो आप अगले महीने बेनिफिट ले रहे हो वो पूरा 66 ना लेते हुए 60,800 का बेनिफिट अगले महीने लो। देखो एक नोट भी दे दिया है, ऐसा अगर नोट लिखोगे ना तो थोड़ा वेटेज पड़ेगा आंसर में। ITC on purchase for which no tax has been received is not allowed। इस तरह से आपको एक नोट लिखना होगा। आगे आपको कमेंट भी आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Messrs Win-Win Limited is a registered dealer in the state of Maharashtra. Provide the following details for the month of February. Calculate the net tax liability under GST Act। आपका ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले महीने का बेनिफिट लेना बाकी था, इस बार बेनिफिट किसका लेना बाकी है? सिर्फ IGST और SGST का। CGST का बेनिफिट कुछ भी लेना बाकी नहीं। द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट वेरियस ट्रांजैक्शन फरवरी का दे दिया है। सेल किया है पंजाब में, ये है कहाँ का? महाराष्ट्र। पंजाब में सेल कर रहा है तो IGST लगेगा, गुजरात में सेल कर रहा है तो IGST लगेगा, आसाम से परचेज किया है तो IGST चार्ज होगा, सर्विस अवेल्ड किया मतलब परचेज किया जम्मू कश्मीर से तो IGST लगेगा,
purchase from Kishan Lal from Amritsar. The tax invoice was received, however goods were not received. तो ये दोनों चाहिए हमें, तो गुड्स भी रिसीव होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस भी रिसीव होना चाहिए, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। चलो, तो कितने आ गए? 2 सेल, 2 परचेज और एक ओपनिंग बैलेंस। पहले सेल है 2 लाख का पंजाब। अब यहाँ पर भी टैक्स रेट दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा दे देंगे नीचे वो लोग टैक्स रेट। अगर जहाँ भी IGST लग रहा है तो 12% लगाना, और जहाँ भी CGST SGST लग रहा है तो 9% लगाना, ठीक है। तो पहला है पंजाब 2 लाख, पंजाब 2 लाख का सेल किया है। अब IGST लगेगा तो 12%, 24,000। उसके बाद आपने परचेज सेल किया है गुजरात में 4 लाख का, 4 लाख पे। अब ये भी आउटसाइड स्टेट है तो 12% IGST लगेगा, 48,000। तो CGST SGST चार्ज नहीं हुआ। आगे फिर आपने परचेज किया है आसाम से 1 लाख का, 1 लाख का परचेज किया है। तो ये तो आउटसाइड स्टेट से परचेज कर रहे हो तो 12% लगेगा IGST, कितना? 12,000। फिर आपने सर्विस अवेल किया है जम्मू कश्मीर से 1 लाख का, तो 1 लाख के ऊपर भी आपको कितना परसेंट लगेगा? 12%, विच इज 12,000। 1 लाख ही था ना ये, ठीक है। ये तो कंसीडर ही नहीं होगा, तो क्या हुआ? ठीक है। अब ओपनिंग कितना था? CGST 12 नहीं 5 और IGST 2, SGST 5 और IGST 2। ये बेनिफिट पहले का लेना बाकी है, जो अब लेंगे। टोटल करेंगे तो ये तो नील आ गया, ये भी नील आया, और ये 72,000 ये नील है, ये 5,000 है, ये कितना? 12 24 26,000। माइनस करेंगे ये तो नील हो गया, 0 में से 5 माइनस किया तो ये बेनिफिट अगले महीने लेंगे। 72 में से 26 गया तो 46,000 ये पेएबल आया। क्यों भैया पे करें 46, और क्यों हम जब 5,000 का बेनिफिट अगले महीने ले? अभी एडजस्ट कर देंगे। तो ये 5,000 46 में से एडजस्ट किया और ये सेट ऑफ हो गया। तो आपका CGST वैसे ही कुछ भरने नहीं आया था, SGST भी भरने नहीं आया, तो जब आपको पेएबल आया है IGST 46, वो 46 ना पे करते हुए अब कितना पे करोगे? सिर्फ 41,000। समझा? यहाँ पर भी आप नोट लिख सकते हो लास्ट में कि भैया अगर हमें इनवॉइस मिल गया लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट लेंगे नहीं। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आपका नेट टैक्स लायबिलिटी का। चलो, मिसेस शाह लिमिटेड, मैसर्स होना चाहिए, Messrs. Shah Limited is a registered dealer in the state of Maharashtra. Provides the following detail for the month of December. Calculate the net tax slab. देखो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ना जो डीलर होगा या तो वो महाराष्ट्र का होगा या तो गुजरात का होगा। आपको किधर भी उठा के झारखंड बीरखंड ऐसे सब नहीं बता देंगे, क्योंकि आपको स्टेट पता ही नहीं होगा, यहाँ ढूंढते बैठोगे। ओरिजिनल जब काम करते हैं तो अलग अलग स्टेट होंगे, पढ़ने के टाइम पे गुजरात तक ही सीमित रहेंगे वो लोग, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, पिछले महीने का बेनिफिट लेना बाकी है IGST CGST SGST का। डिटेल्स आपको दे दिया है, ट्रांजैक्शन दिसंबर का, सोल्ड किया है पंजाब में, फिर आपने प्रोवाइड किया सर्विस मुंबई में, ये इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज किया है 1 लाख, ये इनवर्ड सप्लाई परचेज किया तमिलनाडु से, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस ईरानी फ्रॉम गुजरात एंड अनरजिस्टर्ड डीलर। मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ वो अनरजिस्टर्ड है, जब वो रजिस्टर ही नहीं है तो अपने बिल में GST लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, तो ये तो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें जो नहीं कंसिडर होगी ये आपके तीनों कवर हो गए। ऑल अमाउंट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, किसी में भी टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। अब देख रहे पंगा क्या हो सकता है, अगर ये इंक्लूसिव बोला होता तो मान लो ये जो 20 लाख पहली अमाउंट दी है, अगर मैं डायरेक्टली अगर एक्सक्लूसिव है और मुझे अगर 18% निकालना है तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ? 18/100। ये कब कैलकुलेट करूँगा? जब मैं एक्सक्लूसिव बोला होगा।
लेकिन अगर इंक्लूसिव बोला है तो मैं 20 लाख पे 18% ही चार्ज करूंगा, लेकिन ये 20 लाख में 18% ऑलरेडी है तो डिवाइड बाय 100 नहीं, डिवाइड बाय 118 करना होगा। तो देखो छोटी सी चीज़ है यहाँ पे दी है, आपका नज़र भी नहीं जाएगा इस पे और सम करके आ जाओगे फिर बलता ही कुछ। तो ध्यान देना इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या बोला है, ठीक है। तो चलो ये तो आपको बता दिया। तो ये मेरे पास दो, एक सेल है, ये भी सेल है, दो परचेज है, ठीक है। टैक्स रेट बोला है अगर IGST तो 12%, CGST SGST है तो 9% रहेगा, ठीक है। तो दो हमने सेल ले लिए, दो हमने परचेज ले लिया, चलो ठीक है। अब आपके पास सेल था 20 लाख का, पंजाब में सेल किया है तो सीधा IGST चार्ज होगा 12%, कितना 2,40,000। फिर आपने प्रोवाइड किया सर्विस 6 लाख का मुंबई में ही, तो 6 लाख का है तो 9% चार्ज हो जाएगा, कितना 54,000, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड किया है परचेज महाराष्ट्र में 1 लाख का। अब 1 लाख का परचेज किया है तो इसमें 9% CGST SGST चार्ज हो जाएगा, 9,000। उसके बाद में आपने तमिलनाडु से परचेज किया 30 लाख का, तो ये आउटसाइड स्टेट है, इस पे 9% नहीं 18% सीधा चार्ज हो जाएगा, 12%, सॉरी 12%, कितना 3,60,000। ओपनिंग बैलेंस में कितना बचा था, 6,5,44, 6,5,44 डन। चलो अब टोटल करेंगे, ये आ गया 54,000, ये आ गया 54,000, ये आ गया 2,40,000, ठीक है। अब ये आ गया टोटल 9 6 15,000, ये 15,000, 360 और 44 इज 4,04,000, 9 और 5 14, चलो ठीक है। अब 54,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना पे करने आया, 39। 54 माइनस 14 इज 40,000, 2,40,000 माइनस 4,04,000, चलो 164 नेगेटिव, मतलब इसे रीड करेंगे, आपको CGST 39 भरना है, SGST आपको 40,000 पे करना है और ये बेनिफिट अगले महीने लो। क्यों वेट करें अगले महीने का, अभी बेनिफिट लेंगे, एडजस्ट कर देंगे दोनों को इसमें से, सॉरी इसको इनमें से एडजस्ट करेंगे। पहले टोटल करके देखते हैं, मुझे बेनिफिट लेना है 164 का अगले महीने, कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, 40 + 39 इज 79,000, इससे ज़्यादा तो बेनिफिट ले भी नहीं सकता, एडजस्ट भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये पूरा 39 यहाँ से एडजस्ट किया, ये पूरा 40,000 यहाँ से एडजस्ट किया, मतलब यहाँ से सेटअप हो रहा है सिर्फ 79,000। तो पेबल कितना आया, ये तो पूरा नील हो गया, ये नील हो गया, और 80 ये जो नेगेटिव बैलेंस है ये अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो लिखा क्या है, एक्सेस क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, समझा। चलो, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इज नॉट अवेलेबल फॉर ITC, नोट लिखना जरूरी है। अब इसके बाद क्या लेता हूं मैं, टाइम ऑफ सप्लाई है, ये वाले सम पहले ले लेते हैं, नहीं इससे भी पहले
ठीक है। चलो, टाइम ऑफ सप्लाई में वैसे 3 कंडीशन है, मैं 2 कंडीशन अभी सिखा रहा हूँ, एक कंडीशन हम लोग बाद में लेंगे इसके बाद। देखो क्या दिया है, किस बात की खुशी हो रही है इतनी, उसके साथ खुश हो रहे हो फिर? अच्छा, चलो यहाँ पे क्या दिया है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मैंने 2 ही क्वेश्चन बनाए, ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रेसिपिएंट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये 3 अलग अलग डेट्स दे दिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या बोला था, डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। दोनों केस में सॉल्व करने का तरीका अलग, और आगे उसके बाद में सर्विस का भी दे दिया है, तीसरा सर्विस का केस है, और चौथा भी सर्विस है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, इस टेबल में यहाँ पे सर्विस बोला है, यहाँ पे सर्विस बोला है, सर्विस को सॉल्व करने का तरीका अलग है, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ गुड्स, इसका तरीका अलग है, और ये भी गुड्स ही है, गुड्स आर मेड अवेलेबल। अगर आपको दे दिया है गुड्स आर मेड अवेलेबल, तो आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये 2 डेट्स ले लो, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस, ये दोनों ले लिया। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोला है वर्ड, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो यहाँ पे डेट्स क्या दिए हैं, 12 दिसंबर 20, 15 दिसंबर 20, ये सारे डेट्स यहाँ पे कंसीडर कर लो। अब तुम मुझे बताओ 12 दिसंबर 15 दिसंबर पहले कौन सा डेट आता है, 12 दिसंबर, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई इज 12 दिसंबर 20। रीजन वही लिख दो, हेडिंग, डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल। 17 दिसंबर और 20 दिसंबर अर्लियर क्या है, 17 दिसंबर सेम डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। 25 दिसंबर और 4 जनवरी, 25 दिसंबर सेम। 26 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर अर्लियर है। ये हो गया आपका डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, इतना दूर नहीं होगा, इधर ही मिस्टेक हुआ है, ये 20, पहले मैं डेट चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। ये भी 20 जनवरी, ये 21 ठीक है, फरवरी ये भी ठीक है, चलो ठीक है। अब अगला 18 दिसंबर 12 दिसंबर अर्लियर इज 12 दिसंबर 20 डेट ऑफ इनवॉइस। उसके बाद 15 जनवरी 16 जनवरी, 15 जनवरी दैट इज डेट ऑन विच गुड, लिख देना पूरा, ठीक है। 17 फरवरी और 13 फरवरी, 13 फरवरी 21, सॉरी 13 फरवरी 21 डेट ऑफ इनवॉइस, डन। अगला देखते हैं क्या लिया था यहाँ पे, बताओ क्या क्या कंसीडर किया था हमने, डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल और इनवॉइस डेट लिया था। लेकिन जब रिमूवल दिया होगा आपको तो तीनों कंसीडर करने होंगे, ठीक है। अर्लियर ऑफ 3, जब रिमूवल बोल दिया अर्लियर ऑफ 3, तो इन तीनों में से अर्लियर क्या है। अभी पहले इसके डेट्स चेक कर लेता हूँ। 2021 है, मई में 21 है, अक्टूबर 2021 है, दिसंबर फरवरी, ठीक है, चलो सही है। तीनों में से अर्लियर क्या है, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल या 26 अप्रैल, तो 15 अप्रैल, ठीक है। आगे रीजन का कॉलम बनाना हो तो बना देना, लिख देना डेट ऑफ रिमूवल। 15 मई
14 मई और 16 मई, अर्लियर है 14 मई 21, 1 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, तो अर्लियर इज 1 अक्टूबर। उसके बाद आ रहा है 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो ये आ गया 4 दिसंबर। 5 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी, तो 5 फरवरी 22 हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। डन, ये हो गया गुड्स। आप देखते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में थोड़ा मेहनत है, देखो क्या क्या बनेगा पहले बता दें। आपको यहाँ पे दिया होगा डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। डेट ऑफ सप्लाई दे दिया, हमने लिख दिया डेट ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ इनवॉइस दे दिया, हमने लिख दिया डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट दे दिया, हमने लिख दिया डेट ऑफ पेमेंट। अब हमारा सर्विस के केस में अगला काम बनेगा टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के लिए कितना समय था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिस दिन आपने सप्लाई किया है इसमें 30 दिन जोड़ दोगे, 30 डेज जोड़ दोगे। तो ये देखो A प्लस 30 डेज, A इसमें 30 दिन जोड़ना है। तो पहले तो मुझे बताओ, ये वाला कैलेंडर मंथ आता था मैं ढूंढने, अप्रैल 31, नहीं जनवरी से शुरू होता है, जनवरी 31, फरवरी 29, 28 जो भी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और ये दिया जुलाई, जून। जुलाई 31 का महीना होता है ना, तो मुझे 16 जुलाई में 30 दिन जोड़ दो और बताओ तारीख क्या होगी। वैसे 16 जुलाई में 30 दिन जोड़ दिए तो होता है 16 अगस्त, लेकिन 31 का महीना है तो एक दिन पहले लो, तो 16 अगस्त की जगह क्या आ जाएगा, 15 अगस्त। यहां तक आपका बिल बन जाना चाहिए था। उसके बाद 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर में 30 दिन जोड़ो, अक्टूबर भी 31 का महीना है बराबर, 6 अक्टूबर बन जाना चाहिए था 6 नवंबर, लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ पे 5 नवंबर 21, ठीक है। 4 दिसंबर को आपने सप्लाई किया, 30 दिन में बिल बन जाना चाहिए था। 4 दिसंबर, दिसंबर भी 31 का महीना है, 4 दिसंबर, 4 जनवरी 22 बनना चाहिए था, लेकिन हम लेंगे 3 जनवरी 22, ठीक है। आगे 10 जनवरी को, ये है 22, 22, 22, इसको भी मैं 22 ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या दिया है, 10 जनवरी, 30 दिन जोड़ो तो 10 फरवरी होना चाहिए था, लेकिन जनवरी 31 का महीना है, तो 9 फरवरी 22, इसको भी मैं चेंज करता हूँ 22 कर देता हूँ। ठीक है, 16 फरवरी, इसमें 30 दिन जोड़ दो, तो इसमें वो सब मत देखना 28, 29, 16 फरवरी, फरवरी विल बिकम मार्च, लेकिन ये तो 30 का महीना, 31 का महीना होता ही नहीं है, तो आप एग्जैक्ट लोगे 16 फरवरी की जगह 16 मार्च 22, ये आपका काम हो गया। पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले क्या किया था हमने, जो जो डेट्स दिया वो लिख दिया, फिर जिस दिन सप्लाई किया है उसमें 30 दिन जोड़ दिए। अब ये देखो सवाल पूछ रहा है इनवॉइस इश्यूड इन टाइम, तो हमारा या तो आंसर यस आएगा या तो मेरा आंसर नो आएगा। क्या इनवॉइस आपने टाइम में इश्यू किया, देखो पहले केस में 15 अगस्त तक आपका बिल बन जाना चाहिए था, लेकिन बिल बना कब, 19 जुलाई। पहले बना कि बाद में बना, पहले बना, तो इन टाइम है यस। दूसरा 5 नवंबर तक बिल बन जाना चाहिए था, आपने 17 नवंबर को बिल बनाया, तो आपने टाइम लिमिट के अंदर बिल नहीं बनाया, तो आंसर आएगा नो। फिर उसके बाद में 3 जनवरी तक बिल बन जाना चाहिए था, आपने 3 दिसंबर को ही बिल बना दिया, पहले बना दिया, तो पहले बना दिया तो यस। नेक्स्ट केस
9 फरवरी को बिल बन जाना चाहिए था, लेकिन इनवॉइस बना है 10 फरवरी को, बाद में बना है, तो यस नहीं, ये आ जाएगा नो। उसके बाद आपका बिल बन जाना चाहिए था 16 मार्च को, आपने बनाया था उससे पहले ही 28 फरवरी को ही बिल बना दिया, तो आंसर आ गया आपका यस। इतना काम हो गया तो कहानी खत्म। ये जो लास्ट में लिखा है ये याद रख लेना। अगर आपका आंसर यस आता है तो बी और सी को कंपेयर करना, विच एवर अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले हम यस यस वाले सॉल्व कर देते हैं। यस, तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है? 19 जुलाई, तो मेरा आंसर आ गया 19 जुलाई 21 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मुझे बताओ, यस बोला है तो कौन से डेट्स को कंपेयर करना है? बी और सी। बताओ इन दोनों में से अर्लियर क्या है? 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर 21 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मुझे बताओ ये केस में 16 मार्च है, बी और सी में से अर्लियर क्या है? 28 फरवरी की 18 फरवरी? 18 फरवरी, तो 18 फरवरी 22। रीजन आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। क्यों? हमने ये डेट लिया ना, यहाँ पे लिया 19 जुलाई, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस। फिर हमने लिया 3 दिसंबर, 3 दिसंबर मतलब डेट ऑफ इनवॉइस। समझा? अब नो देखते हैं। अगर आंसर आपका नो आता है तो ए और सी में से जो अर्लियर होगा हम वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में ए 6 अक्टूबर, सी 8 नवंबर, तो पहले तो अक्टूबर आता है, तो 6 अक्टूबर 21 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। रीजन आ जाएगा डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ पे नो आ रहा है तो ए और सी में से अर्लियर लेंगे। ये आ रहा है 10 जनवरी, 15 फरवरी, तो आंसर आ गया 10 जनवरी 22। ये आ गया डेट ऑफ सप्लाई। हो गया खत्म, डन। अब यहाँ पे भी सर्विस दिया, देखो ये तुम कर लेना सम, ये तुम सम कर लेना। इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट भी नहीं बनाया, हमारे पेज में लास्ट में आपको जगह बचेगी। तो ये पहले 3 डेट्स ले लेना, ये 3 डेट्स ले लेना। फिर सप्लाई में डेट ऑफ सर्विस में 30 दिन जोड़ के टाइम लिमिट ले लेना, यस नो ढूंढना और टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढ लेना। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हुआ। अब लेते हैं, ठीक है, ये भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ही सम है, 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने बताया था त्रिनामामी, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विसेज प्रोवाइड करो, लिमिट कितनी थी? 10 लाख। फिर था अरुण के स्कीम में 4 गर्लफ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद मेघालय, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, साथ में आसाम भी आ गया। यहाँ की लिमिट कितनी थी? 20 लाख। और लास्ट एनी अदर स्टेट हो तो ध्यान देना पड़ेगा, गुड्स है तो 40 लाख की लिमिट और सर्विसेज है तो 20 लाख की लिमिट, लेकिन दोनों है तो 20 लाख की लिमिट। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे, मिस्टर विजय अ डीलर है, सिर्फ गुड्स में डील करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ऑन विच डे ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये भाई रजिस्ट्रेशन अगर मुझे पता करना है तो कितना सेल किया हमें उससे मतलब है, हमें ये परचेज का डेटा से मतलब नहीं है। इसने अलग अलग डे पे सेल किया है, फिर चाहे वो टैक्सेबल सेल हो या टैक्स फ्री सेल हो, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल हो, टैक्स फ्री हो, एग्जाम वाले हो, एक्सपोर्ट हो, बस इनवर्ड वाला मत ले लेना, परचेज मत ले लेना। ठीक है, तो किसी भी टाइप का सेल हो उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसे रजिस्ट्रेशन कब तक करना है। कोई स्टेट बोला है यहाँ पे? नहीं बोला, ना वो त्रिनामामी है ना वो अरुणाचल वाला है, तो ये अदर कैटेगरी आ गया। अदर कैटेगरी में अगर गुड्स है तो लिमिट क्या थी? 40 लाख। तो मुझे चेक करना है इसका सेल 40 लाख कब क्रॉस हो रहा है। देखो जो डैश डैश है, मैंने तो वो डेट ही नहीं लिखे, मैंने सीधा स्टार्ट किया 4 अप्रैल ये वाला। ठीक है,
जो डैश है मैंने वो इग्नोर कर दिया, बाकी के सारे टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स यहाँ से उठा के लिख दिया। डन, पहला काम क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल करो। 16 लाख और 1,40,000 कितना होता है? 17,40,000। 5 लाख और 11 लाख 16 लाख। 4 और 1 5 लाख, ये हो गया 6,50,000। ये हो गया 1 लाख और 3 लाख 4 लाख। 50 और 15 65। 10 लाख 10,000। अब मैं इसका क्यूमुलेटिव करते रहूँगा। क्यूमुलेटिव मतलब पहला वाला डेट का जो ट्रांजैक्शन है 17,40,000, इसमें ऐड कर दो अगले डेट का ट्रांजैक्शन 17,40,000 और 16 लाख कितना होता है? 33,40,000। याद रखना ये गुड्स में डील कर रहा है। 40 लाख जहां हो जाएगा दैट विल बी माय रजिस्ट्रेशन का डेट। ठीक है, 33 लाख में 5 लाख ऐड किया तो 38 लाख 44 लाख 90,000 खत्म हो गया। बस आगे मत कैलकुलेशन करो, मिल गया ना आंसर? तो मिल गया आंसर। तो ये हो गया, ये पर्टिकुलर डेट पे उसे रजिस्ट्रेशन करना है। क्या डेट है? 2 मई 21 तक उसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको एक नोट लिख सकते हो, यहाँ पे एक नोट लिखना ही है। सिंस नहीं, मिस्टर कौन है ये? मिस्टर विजय। मिस्टर विजय exclusively deal in goods, his turnover exceed the prescribed limit of 40 lakh on 2nd May 21, thus he is liable to get registered under GST Act within 30 days। एक बार आपका 40 लाख क्रॉस हो गया, 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो आगे के सम में नोट अलग अलग हल्का हल्का लैंग्वेज चेंज किया जाएगा। आपको जो इजी लगे आप वो लैंग्वेज में नोट लिख देना। मुद्दा पूरा होना चाहिए कि भैया ये गुड्स में डील कर रहा है, इसकी लिमिट जो 40 लाख की थी वो क्रॉस हो गई है 2 मई को, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा जीएसटी एक्ट के हिसाब से, वो भी 30 दिन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम वही दिया, शिल्पा स्टार्टेड बिजनेस अप्रैल में, फाइंड आउट फ्रॉम विच मंथ, इस बार मंथ पूछा है तो मंथ ही दिया है। शी विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टू पे जीएसटी एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। यहाँ पे आपको परचेज दिया है, किसी काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए? सेल, टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो। हमने ये सारे सेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। चलो टोटल करते हैं। 14 लाख प्लस 2,50,000 16,50,000, 2,60 और 2 लाख 4,60,000, 6,50 1 लाख 7,50,000, 4 लाख 2,80 6,80,000, 7,50 और 2,50,000 10 लाख, 3,26,000 और 4,500 3,30,500, 84 और 7 84 प्लस 7 हो गया 91,000। बड़ा है कौन है ये, किस चीज में डील कर रहा है? बोला कहीं पे गुड्स में डील कर रहा है? नहीं बोला। बोला है कहीं पे सर्विसेज में डील कर रहा है? नहीं बोला। हम मानेंगे बोथ, हम मानेंगे बोथ। और 20 लाख के हिसाब से इसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो चलो 16,50,000 प्लस 4,60,000 21,10,000, कहानी खत्म हो गया ना। 20 लाख क्रॉस, तो वो नोट लिख देना, ठीक है? नहीं करने का, जब तुम्हारा आंसर हो, अगर तुम्हें टाइम है तो बाकी के भी टोटल कर दो, नहीं टाइम है तो यहीं पे छोड़ दो, कोई रोकेगा नहीं, तुम क्लियर आंसर दे रहे हो।
चलो ये हो गया हमारा सम खत्म। रजिस्ट्रेशन के दूसरा टाइप का जो सम था वो भी देख लिया। बाकी का हम लोग ने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट खत्म किए, बाकी ये कॉन्सेप्ट और 3 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है।